नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ टीचर में। आज हम आपके लिए लाए हैं सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान के 30 MCQ जो कि 2024 में पूछे गए थे। और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं जो एग्ज़ाम्स फरवरी में सीटेट में होने वाला है। दोस्तों, आज हम जो इसके आंसर की लाए हैं वो एक ऑफिशियल आंसर की है जो कि सीटेट के द्वारा ही जारी की गई है। तो आज हम उसी के माध्यम से इन 30 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका यानी कि 31। इसमें आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कदम्ब मयूर शर्मण ने स्थापित किया था? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान या फिर गुजरात? तो दोस्तों, जो आपका ये सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका कदम्ब मयूर शर्मन द्वारा स्थापित किया गया राज्य आपका कर्नाटक हो जाएगा। कदम्ब वंश की स्थापना दोस्तों मयूर शर्मन ने की थी और उनका राज्य वर्तमान में कहाँ पर है? तो आप ये देख लीजिएगा कि कर्नाटक में। इसका ये सेकंड आंसर सही होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तो ये तो सही है। वे केवल चट्टानों से बने होते हैं, तो क्या ये सही कथन है? नहीं। सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं, तो ये भी आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन आपका 2 केवल ए सही हो जाएगा। अब क्यों सही होगा दोस्तों, तो जान लीजिए। ग्रह जो होते हैं वो अपने आप प्रकाशमान नहीं होते, वे तारों सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। अब बी गलत क्यों है? सभी ग्रह केवल चट्टानें नहीं होती हैं, कुछ जो ग्रह हैं वे गैसेस भी होती हैं, गैसों से बने होते हैं, इसी वजह से सेकंड गलत हो गया। थर्ड, सभी ग्रहों के चंद्रमा नहीं होते हैं, ये भी जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, इनके पास क्या है? अपने चंद्रमा नहीं है, इसी वजह से ये थर्ड भी आपका गलत हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह महत्वपूर्ण कारक है। भीड़ वाले ऊंचे भवन, आतपन अथवा सूर्य से आने वाली विकिरण, ऋतुएं या फिर असफाल्ट से बनी सड़कें? तो 33 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड आपका आपतन अथवा सूर्य से आने वाले विकिरण पृथ्वी पर जो तापमान वितरण को प्रभावित करता है। अच्छा, इसको क्यों करता है दोस्तों? तो सूर्य से मिलने वाली जो ऊर्जा होती है तापमान को सबसे अधिक प्रभावित करती है, और जो पृथ्वी पर हमें ऊर्जा मिलती है सूरज से ही तो मिलती है, तो इसका तापमान सबसे ज़्यादा हमारा किससे? आपतन अथवा सूर्य से आने वाले विकिरण से प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं यानी कि 34 पर। ब्राह्मण आंदोलन गैर ब्राह्मण आंदोलन एक गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वैध विकल्प चुनिए। यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिन्होंने शिक्षा व पहुंच प्राप्त कर ली थी। आंदोलन ने तर्क दिया कि आर्य लोग मूल लोग थे। आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिनके पास धन एवं प्रभुत्व था। तो 34 का इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 34 का इसमें आपका ए जो होगा ये सही होगा और सी जो होगा ये सही हो जाएगा, यानी कि सेकंड आपका 34 का सही हो जाएगा। यह आंदोलन शिक्षित, संपन्न और प्रभावशाली गैर ब्राह्मण वर्ग से आया था, न कि आर्यों को मूल निवासी मानने के लिए। तो इसी वजह से आपका सिर्फ ए और सी जो है वैध है, बाकी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से
किसने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया तथा सतनामी आंदोलन की शुरुआत की थी? तो मध्य भारत में किसने दोस्तों चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया तथा सतनामी आंदोलन की शुरुआत की? तो यूबी फटके, ज्योतिराव फूले, घासीदास या फिर हरिदास ठाकुर। तो इसमें से कौन सा आपका सही होगा? इसमें से आपका थर्ड जो ऑप्शन है यानी कि घासीदास बिल्कुल ही करेक्ट होगा दोस्तों। घासीदास ने मध्य भारत में चमड़ा कामगारों के साथ कार्य किया और सतनामी आंदोलन की भी शुरुआत की। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस प्रकार की पवनें स्थल एवं समुद्री समीर होते हैं? स्थायी पवनें, चक्रवात, स्थानीय पवनें या मौसमी पवनें? तो बताइए कि किस प्रकार की पवनें स्थल एवं समुद्री समीर होती हैं? तो आपका इसमें थर्ड ऑप्शन स्थानीय पवनें सही हो जाएगा दोस्तों। स्थानीय पवनें क्या है? ये पवनें दिन रात तापमान के अंतर से स्थानीय स्तर पर चलती हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 37 पर। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए कक्षा में एक छात्र आपसे पूछता है, विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं? इस मापन हेतु कौन सा उत्तर सही होगा? पहला है इसमें विषुवत रेखा की दुगुनी लंबाई को 90 से विभाजित करना। दूसरा है विषुवत रेखा की लंबाई को 180 से विभाजित करना। तीसरा है विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना। चौथा है विषुवत रेखा की लंबाई आधी लंबाई को 360 से विभाजित करना। तो इसमें कौन सा सही होगा आपका? इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना। दोस्तों भूमध्य रेखा की कुल लंबाई 360 और पृथ्वी पर 360 देशांतर होते हैं, इसीलिए कुल परिधि को 360 से भाग दे देंगे हम। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से शैल चक्र का सही क्रम क्या है? अब आपको बताना है कि शैल क्रम यानी कि जो रॉक साइकिल है उसका आपको सही क्रम बताना है। पहला है आग्नेय शैल, मैग्मा, कायांतरित शैल। दूसरा है अवसादी शैल, कायांतरित शैल, मैग्मा। तीसरा है आग्नेय शैल, कायांतरित शैल, अवसादी शैल। चौथा है मैग्मा, कायांतरित शैल, अवसादी शैल। तो बताइए जल्दी से 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों 38 का जो है सेकंड ऑप्शन सही है। उसका रीज़न आपको हम बता दें कि जो मूल क्रम होता है रॉक साइकिल का कंटिन्यूअस लगातार चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों। अच्छा, इसमें होता क्या है कि अलग अलग अवस्थाओं से शैलें गुजरती हैं। अधिक ताप और दाब पर जो है आपका मेटामॉर्फिक रॉक आती है, अत्यधिक ताप पर पिघलना। फिर क्या होती है मैग्मा, ठंडा होकर फिर क्या होता है इग्नियस रॉक, ये अपक्षय अवसाद से होती है। तो इसीलिए आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 39 पर। 39 पर आपको क्या पूछा गया? निम्नलिखित का सुमेल कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहला है इसमें आहत सिक्के, उत्तरी काले चमकीले पात्र, एम्फोरा, एरेटिन वेयर। तो इसमें बी में क्या दिया गया है? मुहर लगे चमकदार बर्तन, लंबा दोहरे हत्थे वाला पात्र, मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन, डाई के प्रयोग से चिन्हों की मुहर लगे हुए। तो इसमें आपको दोस्तों मैच कराना है कि कौन सा सही है और किससे मैच करेगा। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चंस में आप पहले इनमें से देख लीजिए कि आपको कौन सा मैच करा पा रहे हैं। अगर जब आप ऑप्शन में चले जाएंगे तो आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा। तो अगर आपको कोई ऐसा दिख रहा हो जिसको आप मैच करा पाए तो सबसे पहले वही चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो 5 मार्क सिक्के
आयत सिक्के, उत्तरी काले चमकीले पात्र। तो इस तरीके से ए का जो है आहत सिक्के, दोस्तों ध्यान से देखिए आप, आपको किस में लग रहा है। ए का डाई के प्रयोग से चिन्हों की मुहर लगे हुए, ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा दोस्तों। तो बी का क्या होगा, उत्तरी काले चमकीले पात्र। तो इसका क्या हो जाएगा, मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन, 3 हो जाएगा। और फिर एम्फोरा का क्या हो जाएगा, एम्फोरा का हो जाएगा लंबा दोहरे हत्थे वाला पात्र, यानी कि सेकंड। और बचा एरेटिन वेयर, तो इसका मुहर लगे चमकदार बर्तन। तो ये आपका 39 का कौन सा सही हो जाएगा, 39 का आपका 3 ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका कथन और कारण का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है दोस्तों कि संसाधनों के सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। और इसका कारण दिया गया है संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण और संतुलन बनाए रखना सततोपोषणीय विकास कहलाता है। तो पहला इसमें दिया गया है ऑप्शन ए गलत है, परंतु किंतु आर सही है। दूसरा दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। तीसरा दिया गया है दोनों कथन ए और आर सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। चौथा दिया गया है ए सही है किंतु आर गलत है। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, इसमें आपका दोस्तों थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन दोस्तों क्यों सही हो जाएगा, यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो ये बात सही है, यह संसाधन संरक्षण की परिभाषा है। और सेकंड दिया गया है बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये भी, यह सतत विकास के लिए सही है, यह भी परिभाषा सही है। अब मुख्य बात है कि क्या एक्सप्लेनेशन आपका ये जो फर्स्ट है वो सेकंड का ये एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो दोस्तों इसमें अब हम मुख्य बात संबंध देखेंगे कि संसाधनों को संरक्षित करने की बात करता है, संसाधनों का उपयोग संरक्षण के संतुलन की बात करता है। दोनों कथन आर और ए व्याख्या, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आर ए की व्याख्या क्या करता है, सही से नहीं करता है। इसीलिए आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका नहीं सही होगा। अब हम चलते हैं 41 पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। दोस्तों ये आपको ध्यान देना होता है, कभी सही नहीं पूछता है, कभी सही पूछता है। फर्स्ट स्टेटमेंट है 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। सेकेंड है 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। थर्ड है सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। चौथा है 1873 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया, जिसे लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। तो 41 में कौन सा सही नहीं है, तो 41 में आपका थर्ड जो है इसमें पूछा है सही नहीं है, सरकार का यही क्वेश्चन आपका, यही जो स्टेटमेंट है आपका वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था दोस्तों वो 1700 आपका 1778 में आया था ईस्वी में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1778 में पास हुआ था, न कि 1780 में। तो ये बाकी के स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे सही थे, तो यही गलत था। तो जो पूछा था जो सही नहीं है वही आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घास के मैदान में दिए गए विभिन्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें दिया गया है घास के मैदानों के निर्माण में जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रेयरीज
में वार्षिक वर्षा मध्यम स्तर की होती है, जबकि वेल्स में सर्दियों के महीनों में सूखा पड़ सकता है। वेल्स में वनस्पति आवरण विरल है। वेल्स उत्तरीय गोलार्ध में पाया जाता है, जबकि प्रेयरीज दक्षिणी गोलार्ध में है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? ए बी सी डी सभी सही हैं, ए बी या सी सही है, बी सी डी सही है, या ए सी डी सही है? तो कौन सा सही है आपका? ए तो आपका सही है। घास के मैदान के निर्माण में जलवायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रेयरीज में वार्षिक वर्षा मध्यम स्तर की होती है, जबकि वेल्स में सर्दियों के महीने में सूखा पड़ता है। बी भी सही है। और आपका वेल्स में वनस्पति आवरण विरल है, ये भी सही है। और अगर आप थर्ड की बात करें, वेल्स उत्तरीय गोलार्ध में पाया जाता है, जबकि प्रेयरीज दक्षिणी गोलार्ध में, यही आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ए बी सी आपके सेकंड यानी कि आपका यहाँ पे 42 का सेकंड सही हो जाएगा। डी गलत है, क्योंकि प्रेयरीज उत्तरी गोलार्ध में और वेल्ड दक्षिणी गोलार्ध में है, इसी वजह से आपका डी गलत हो जाएगा। 43 क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं दोस्तों। उत्तर मेरु अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता था? उत्तर मेरु अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता था? ऐसी भूमि का स्वामी जहां से भू राजस्व वसूला जाता है, उनकी उम्र 25 और 70 के बीच होनी चाहिए, उनके पास अपना घर होना चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो 43 का कौन सा सही आपको लग रहा है? 43 का आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। उत्तर मेरुज अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता था? तो इसमें जो है दोस्तों ए बी सी डी सही होगा, नहीं ए सी डी सही होगा, या ए सही होगा, या ए बी सही होगा, या केवल ए डी सही होगा। तो इसमें आपका ए सी और डी सही होगा, आपका बी आपका नहीं सही होगा दोस्तों। सदस्य को भूमिधर, गृह स्वामी और वेद ज्ञानी होना आवश्यक था। अब हम चलते हैं अपने 44th क्वेश्चन पर। डैश एक स्थिति का संदर्भ देती है जहां किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध हैं। तो वहाँ पे डैश की जगह पे क्या होगा? बेदखली, सोपनिकी, विविधीकरण या असमानता। तो आपका इसमें फोर्थ जो है असमानता जो है इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। असमानता एक स्थिति का संदर्भ देती है जहां किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध हैं। जब किसी को संसाधन व अवसर न मिले वह असमानता कहलाती है। अब हम दोस्तों 45th क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित में से युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें कौन पूछा है कि ए बी सी में कौन से युग्म सही सुमेलित है? निर्वाह कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, बिल्कुल सही है। गहन निर्वाह कृषि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित है, ये भी सही है। स्थानांतरित कृषि व्यक्ति और पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो दोस्तों ये स्थानांतरित कृषि नहीं, ये एक तरीके से झूम कृषि जिसको हम बोलते हैं उसका ये एक उदाहरण है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ए बी आपका सही है। स्थानांतरित कृषि का यह वर्णन सही नहीं है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों सी गलत है, क्योंकि स्थानांतरण खेती में लोग स्थायी रूप से घूमते नहीं हैं। 46 पर अब हम चलते हैं दोस्तों। का आपका क्वेश्चन है,
दिए गए कथनों ए और आर को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प चुनें। ए है, राजा राम मोहन रॉय ने कलकत्ता में ब्राह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। वह मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। तो ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। ए की आर व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही है। ए की आर क्या है? व्याख्या करता है। राजा राम मोहन रॉय ने सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए ब्रह्म सभा बनाई थी, इसी वजह से ये दोनों सही हो जाएंगे और इसका व्याख्या भी आर करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प चुनिए। गृहपति, श्रेणी, अधिमयी, अरिका मेडू। तो इसमें भूमिहीन मजदूर, स्वतंत्र कृषक, तटीय निवास या शिल्पकार। तो 47 में गृहपति का क्या होता है दोस्तों? गृहपति का होता है स्वतंत्र किसान, गृहपति। तो ए का आप स्वतंत्र किसान सेकंड से मिलाइए। श्रेणी मतलब शिल्पकार, शस्य, श्रेणी शस्य, शिल्पकार। यहाँ पे आधा श है ना, ये इस तरीके से आप याद रख लिएगा। अधिमयी का क्या होता है? भूमिहीन मजदूर, अधिमयी। ऐसा आदिम जिसका अधिमयी। भूमिहीन क्या हो गया? भूमिहीन मजदूर हो गया। अरिका मेडू बचा है, तो अरिका मेडू तटीय निवास। अरिका मेडू एक तरीके से तमिलनाडु का शब्द लग रहा है ना दोस्तों आपको। तमिलनाडु कैसा स्थान है? तो तटीय निवास है। तो आप अब देख लीजिए कि इसमें कौन सा सही है। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। ए इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये आपका 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझी संपत्ति संसाधनों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? इन पर सरकार का स्वामित्व होता है, साझी संपत्ति संसाधनों पर। इन पर निजी कंपनियों का स्वामित्व होता है, इन पर समुदायों का स्वामित्व होता है। तो बताइए कि 49 का कौन सा सही लग रहा है आपको? निजी कंपनियों का स्वामित्व होगा? कभी नहीं होगा। साझी संपत्तियों संसाधनों का, इन पर क्या सरकार का स्वामित्व होता है, इन पर समुदायों का स्वामित्व होता है। ए और सी आपका सही हो जाएगा। ये सरकार या समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, निजी कंपनियों के स्वामित्व में नहीं होते हैं। अब हम चलते हैं अपने 50 क्वेश्चन पर। मानचित्र का सही इस्तेमाल निम्न में से किस लिए हो सकता है? इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने हेतु, इतिहास में घटनाओं को क्रमबद्ध करने हेतु, इतिहास में सबसे जरूरी घटना को विस्तृत करने हेतु, अलग समय पर रहने वाले लोगों के जीवन को तर्कसंगत तरीके से पढ़ने हेतु। तो इसमें से आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने हेतु मानचित्र से विभिन्न कालों में बसे लोगों को दिखाया जाता है। अब हम चलते हैं अपने 51 क्वेश्चन पर दोस्तों। 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय उपनिवेश में विकसित सूती कपड़ा उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? भारतीय कपड़ा उद्योग को यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटिश कपड़ा उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। ये तो सही लग रहा है। भारतीय कपड़ा उद्योगों को यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटिश कपड़ा उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। सेकेंड है, भारतीय कपड़ों के लिए अब ब्रिटिश बाजार उपलब्ध था। कपड़े की
वस्तुओं को इंग्लैंड तक निर्यात करना लगातार कठिन होता गया। बंगाल के बुनकरों को सबसे अधिक नुकसान हुआ क्योंकि अंग्रेजी और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय कपड़ा खरीदना बंद कर दिया। तो इसमें कौन सा सही लग रहा है आपको? इसमें आपको ए सही है, सी इसमें सही है और डी सही है, यानी कि आपका सेकंड सही हो जाएगा। इसमें आपका ये जो है इसमें बी जो है ये गलत है। ब्रिटिश नीतियों से भारतीय बुनकरों को भारी नुकसान हुआ था दोस्तों। इसमें ये जो है भारतीय कपड़ों के लिए ब्रिटिश बाजार उपलब्ध था, तो ये आपका बी जो है गलत हो जाएगा। अब हम चलेंगे 52 क्वेश्चन पर। प्रेयरीज को दुनिया का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है। खेती के लिए भौतिक तरीकों और ट्रैक्टर व कंबाइन मशीनों के उपयोग ने दक्षिण अफ्रीका को अधिशेष खाद्य उत्पादक देश बना दिया है। तो इसमें से आपको कौन सा सही लग रहा है? ए और आर दोनों गलत है। दोनों ए तथा आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। दोनों ए तथा आर सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। तो इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है बताइए? इसमें आपका 52 में आपका फोर्थ सही हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है इसलिए व्याख्या नहीं करता है दोस्तों। आपका जो आर है ये आपका गलत हो जाएगा। आर प्रेयरीज को दुनिया का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है, सिर्फ यही आपका सही है। 53 पर हम चलते हैं। विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है। सजातीय जनसंख्या के कारण, सांस्कृतिक के परस्पर मिश्रण के कारण, आनुवंशिक रचना के कारण, समानताओं और समान लक्षणों के कारण। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण। तो आपका सेकंड इसमें 53 में सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 54 पर। भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। निम्न श्रेणी तथा स्कूल एवं महाविद्यालयी परीक्षाओं में कम अंकों की क्षतिपूर्ति हेतु क्योंकि इस कारण से लोग प्रतिस्पर्धा करने योग्य नहीं थे। बी है वर्षों के ऐतिहासिक दमन तथा शैक्षणिक वंचिता के क्षतिपूर्ति हेतु। सी है वोट बैंक के रूप में राजनीतिक समर्थन तथा रैली के लिए लोगों को तुष्ट करने हेतु। तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान द्वारा विधियों में सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण किस लिए दिया गया था। तो आप सबको पता है कि इसमें बी जो है ये सही हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। वर्षों के ऐतिहासिक दमन तथा शैक्षणिक वंचिता के क्षतिपूर्ति हेतु दिया गया था आरक्षण या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है। औपनिवेशिक भारत में विभिन्न कला रूपों के संदर्भ में कथन ए एवं आर को पढ़ें। औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नए कला रूपों, शैलियों और तकनीकों का सूत्रपात हुआ। इन्हें भारतीय कलाकारों ने अपने स्थानीय ग्राहकों और बाजार के हिसाब से अपनाकर नई शक्ल दी। तो 55 में कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है और ए की आर व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता। अच्छा, पहला दोनों बोला है गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, तो इसमें आपका सेकंड सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए की आर क्या करता है? व्याख्या करता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 56 पर। निम्नलिखित में से किन कारणों से नवपाषाण युगीन स्थल पुरापाषाण युगीन स्थलों से भिन्न है? निम्नलिखित में से किन कारणों से नवपाषाण युगीन स्थल पुरापाषाण युगीन स्थलों से भिन्न है?
ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता था। विभिन्न प्रकार की चीज़ों के से कपड़े बुने जाते थे। पत्थर के औजारों का प्रयोग आरंभ हो गया। तो दोस्तों इसमें आपका एक सही है, ओखली और मूसली का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। दूसरा भी आपका बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता था। तीसरा विभिन्न प्रकार की चीज़ों से कपड़े बुने जाते थे, ये भी सही है। और पत्थर के औजारों का प्रयोग आरंभ हुआ, ये इसमें से सही नहीं है। इसमें से पूछा था नव पाषाण युगीन स्थल पूरा पाषाण युगीन स्थल से भिन्न है, तो यही 3 कारण है इसके सही होने के, 1, 2 और 3। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे के प्रगलन की कला का पतन हो गया और अधिकांश गांवों में मिट्टियां अनुपयोगी हो गईं। कारण इसका दिया गया है लोहे प्रागलक को जंगल विभाग को एक उच्च कर का भुगतान करना पड़ता था, जिसने उनकी आय कम कर दी। ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है। तो इसमें से 7 का आपका दोनों सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है? वार्ड पंच, सरपंच, सचिव, वार्ड पार्षद। तो इसमें से कौन सा स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है? स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य कौन कौन होता है? तो इसमें से आपका कौन सा चुना हुआ आता है? वार्ड पंच होता है, सरपंच होता है और वार्ड पार्षद होता है। सिर्फ सचिव आपका क्या चुना हुआ सदस्य, स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य सचिव को नहीं माना जाता। तो इसका विकल्प A, B, D सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध का दिन मनाने को कहा था? तो बताइए आप। 6 दिसंबर 1919, 6 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 15 दिसंबर 1919। तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में अहिंसक प्रतिरोध का दिन कब मनाने को कहा था? 6 अप्रैल 1919, यानी कि ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ग्रीनविच पर एक अपराह्न का समय होगा तब ग्रीनविच के 60 अंश पश्चिम तथा 60 अंश पूर्व में क्रमशः क्या समय होगा? 9 अपराह्न, 5 पूर्वाह्न, 5 अपराह्न, 9 पूर्वाह्न, 9 पूर्वाह्न, 5 अपराह्न, 5 अपराह्न, 9 पूर्वाह्न। तो बताइए दोस्तों इसमें से क्या सही होगा? दोस्तों आप सभी को पता है एक देशांतर जो होता है दोस्तों, एक अंश का देशांतर, उसका क्या होता है? 4 मिनट होता है। ठीक है। और अगर आप इस हिसाब से 60 अंश का 4 से गुणा करेंगे तो 4 मिनट से, तो आपको क्या मिलेगा? 240 मिनट मिलेगा, यानी कि बराबर 4 घंटे होते हैं इसके। तो अगर आप ग्रीनविच समय से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 60 अंश पश्चिम की ओर जाने पर समय क्या होता है? घटता है। यानी 1 PM से क्या 4 घंटे पहले 9 AM हो जाएगा। और 60 अंश ईस्ट, इसमें 60 अंश ईस्ट की पूर्व की ओर जाने पर समय क्या होता है? बढ़ता है। तो 1 PM से 4 घंटे 5 PM हो जाएगा। इसलिए क्रम क्या होगा? इसलिए क्रम आपका 60 अंश वेस्ट होगा।
60 अंश वेस्ट, और क्या होगा 60 अंश ईस्ट पर 5 PM। 9 और 5 यानी कि 3 का ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 9 AM to 9 PM। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके की वीडियो और हम बना सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।